अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मुबशर लुकमान की गैर मौजूदगी में मुझे उबैदुल्लाह सिद्दीकी को प्रोग्राम की मेज़बानी सौंपी गई है। जब हम आपसे मुखातिब हैं तो अब से कुछ देर पहले यह खबर आई कि 9 रुकनी लार्जर बेंच 4 मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं, यानी कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ, आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल, उसके खिलाफ कल 11:45 पर इस मामले की समाअत करेगा। जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज़ अहसन और सिविल सोसाइटी की तरफ से करामत अली साहब, और फिर एक दरख्वास्त साबिक वज़ीर आज़म की भी है। इन चारों दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। अब सूरत हाल यह है कि कल के प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे थे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो मेल मुलाकातें हुई हैं उसके बाद क्या इसी हफ्ते में ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएंगी। और आज एक ऐसे वक्त में कि जब सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दी है, जो कि सितंबर में इन प्रैक्टिस होगी, लेकिन 2 माह पहले इस मंजूरी के दिए जाने के फ़ौरन बाद एक 9 रुकनी लार्जर बेंच और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उस बेंच में शामिल हो जाना, जबकि इससे पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ जो दफ्तरी उमूर हैं उनको देख रहे थे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। ये क्या पैगाम है, क्या होने जा रहा है, क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, मईशत को संभालने के लिए एक नया रास्ता निकाला गया है, ये कितना कारआमद साबित होगा, इससे पहले वाले जो रास्ते से उस पर हम क्यों भटक गए, कहाँ रह गए, वगैरह वगैरह, इस किस्म के भी कुछ सवालात हैं, वो भी मैं अपने पैनल के सामने रखूँगा। मुझे ज्वाइन करें हसन रज़ा पाशा साहब हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। इसके अलावा जनाब राना एहसान अफजल खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और हसन रज़ा पाशा साहब का सब्जेक्ट है, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा मामलात पर नज़र रखते हैं और जो अंदरूनी मामलात हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अब आप जैसे जो लोग हैं वाक़फ़ान हाल तो बेंच में आए हुए नामों को देखकर बता देते हैं कि क्या होगा। पता नहीं, कोई अभी मैं आ रहा था तो कहने लगे ये 5-4 होगा, आपको भी ऐसा लगता है? अब ये देखते हैं 5-4 होगा या मैं हसन रज़ा पाशा साहब आपकी तरफ आता हूँ। हसन अयूब साहब आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आई डोंट नो, अब देखना ये है कि ये बेंच कायम भी रहता है, कल कोई जज जो है वो रिक्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुज़िश्ता कई माह से, यानी 2 माह से तकरीबन जो है वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना था और उसके ऊपर जो है अमल दरामद को रोका गया, तब से जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो चैम्बर वर्क कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, तो इसमें अब देखना ये है कि क्या कल वो किसी बेंच में शामिल होते हैं या इस बेंच में शामिल होते हैं या रिक्यूज कर जाते हैं। मुझे जो ज़्यादा मेरा अंदाज़ा है वो रिक्यूज कर जाएंगे, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने इस बेंच में शामिल नहीं किया, बल्कि सरदार तारिक मसूद जो कि उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको जो है वो जो हम ख्याल जजेस के अलावा आप लीजिएगा, उनको जो है उन्होंने बेंच में जो है वो शामिल कर दिया है। तो जस्टिस जाहिया अफरीदी 184(3) के जो बहुत से मुकदमात होते हैं, तो उनसे भी वो वैसे ही आम रूटीन के अंदर ही जो है ना वो खुद को अलग कर लेते होते हैं। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटसेल्फ चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल के ऊपर जो है वो बहुत से सवालात उठा रहे हैं। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस ने, क्योंकि आज उनकी नामजदगी होगी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस और विद इफेक्ट फ्रॉम 17 सितंबर, तो ये शरारत की है। और ये ज़्यादा जो अमूमी राय यही आ रही है कि वो शरारत की है। लेकिन देखिए, गुज़िश्ता रोज़ अगर आप देखें तो जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन और आसिफ जो है लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और उससे एक दिन पहले जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो गए थे लतीफ़ खोसा साहब के घर में। तो उस मुलाकात के बाद ये मुलाकात होना और उसके फौरी बाद इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर देना, तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन के ऊपर। जी ठीक है, चलें, ये जो सवालात हैं इनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका जवाब जो है वो यकीनी तौर पर सुबह 11:45 पर मिल जाएगा जब ये बेंच जो है अपनी समाअत का आगाज़ करेगा। और जैसे कि आपका अंदाज़ा है शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद को इस बेंच से अलग कर लें। हसन रज़ा पाशा साहब आपकी तरफ आते हुए, ये जो तासुर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा साहब से मिले, लतीफ़ खोसा साहब जाके इशारा दस्तूर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल लिए, ये और उसके फ़ौरन बाद जनाब इस बेंच की तश्कील, ये शरारत कितनी बड़ी शरारत है और इसका मकसद क्या है? वो चाहते हैं कि इस बेंच में शामिल होकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अपना प्रिंसिपल स्टांस है, जिस तरीके से वो इन मामलात को जिस नज़र से देखते हैं उसी नज़र से देखें और आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए मामलात को ख़राब किया जाए। देखें, जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो आज ही चूँकि हुआ, तो पहले तो हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई। नाम देख 2-3 नाम ऐसे थे जो अहम
अमूर में जो आइनी अमूर होते थे, ऐसे केसेस जिनमें आइनी सवालात होते थे, उनमें वो शामिल नहीं होते थे। मसलन मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उनकी शमूलियत वाकई एक खुश आइंद थी। लेकिन अगर इन दरख्वास्तों को उसके उस तनाजुर में देखा जाए तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरह हसन अयूब साहब फरमा रहे थे, मैं भी बिल्कुल डिटर्मिन हूँ इस बात पे कि हमारी इतला के मुताबिक पिछले 2 महीने से लगभग जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब किसी भी बेंच का हिस्सा इंटेंशनली और पर्पसली नहीं बन रहे। और उसकी रीज़न ये थी, वो ये समझते हैं कि जो कानून नया बन चुका है, जिसको 8 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहते हैं, उसमें एक शिक ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय एक 3 रुकनी कमेटी करेगी, जिसके मेंबर जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के अलावा 2 सीनियर जजेस होंगे। चूँकि ये कानून बन चुका है, तो अब अगर कोई ऐसा बेंच बनता है जो कि चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं, तो फिर वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कानूनी नहीं है, लिहाजा किसी ऐसे बेंच का वो हिस्सा नहीं बन सकते। अब इंटरेस्टिंग बात, कल 11:45 पे वाकई ये चीज़ आएगी। मैं समझता हूँ, जो मुझे समझ आ रही है, कि शायद वो रिक्यूज़ की तरफ जाएं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उनका इस किसी ऐसे बेंच में बैठना नामुनासिब है जिस बेंच में वो 3 रुकनी कमेटी जो है बेंच को कॉन्स्टिट्यूट ना करे। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाकी जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को, जो जिस तरह हम ख्याल जजेस के अलावा जजेस की शमूलियत है, उसमें भी 1-2 चीज़ें कदरे मुश्तरक है कि देखें, कम अज़ कम बार कौंसिल के नुमाइंदे के हैसियत से तो मैं बड़ा कैटेगरिकली ये कहता हूँ कि सिविलियन के केसेस की समाअत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है सोचने वाली कि क्या किसी एलीट क्लास का कोई बंदा, कोई शख्सियत वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों इस तरह की फरमाइशी पिटीशंस फाइल हो जाती हैं और फ़ौरन लग जाती हैं। यकीनी तौर पर ये बड़ा अहम पहलू है और मैं कानून बनता है, तफसील से बात करना चाहूँगा हसन रज़ा पाशा साहब। मैं ज़रा राना एहसान अफजल खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। राना साहब, आप लोगों की ख्वाहिश थी, आप लोग बार बार ये तनकीद करते थे कि हम ख्याल लोग हैं, हम ख्याल लोग बैठ जाते हैं, आपके खिलाफ फैसले दे देते हैं। अब जब पार्लियामेंट ने करारदाद भी मंजूर किया, ख्वाजा आसिफ ने पेश की कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों का जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, जो फौजी तनसीबात, हसास तनसीबात पर हमलों में मुलविस हैं। अब ये जो बेंच बना है 9 रुकनी, इस पर तो आपका एतराज़ नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी हैं, सरदार तारक मसूद साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, तो आप यकीनी तौर पर अब चाहते हैं कि ये 9 रुकनी बेंच इस मामले को सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा एतराज़ तो सिर्फ इतना है कि असेंबली ने नया कानून बनाया और आर्टिकल 191 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो बाउंडेड है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत। और क्योंकि नया लॉ जो है वो इनैक्ट हो गया और उसके मुताबिक जो बेंचेस बनने चाहिए उसमें जो है चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो हैं 2 सीनियर जजेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या बेंचेस बनेंगे। तो मेरे ख्याल से तो हमारा तो यही एतराज़ होगा कि जो असेंबली की जो अथॉरिटी है और जो उसका काम है उसने वो किया, और आइन कहता है कि उसके ऊपर पाबंद है सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 191, तो जो कि कल नहीं फॉलो हुआ। बाकी देखें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अब जो सुनवाई की जाएगी कल, तो ये भी देखें जो एक ट्रेंड एक चलता आ रहा है जिसके अंदर 63A की जिस तरह तशरीह की गई और रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और एक पार्टी को उससे बड़ा फायदा हुआ, और फिर इसी तरह जो तासुर जो है हमें मिला कि बेंच भी उसी तरह के बनाए जाते हैं जो एक पार्टी को जो है वो बड़ा बेनिफिट देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ वही कंटिन्यूटी अभी नजर आ रही है। और ये जो है सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी अब तक हमने सफर ये देखा है पिछले 14 महीनों के अंदर, उसके अंदर बड़ी इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये चीज़ों को सेटल कर लेते। वो कैसे थी कि ये अपनी फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लेते इंटरनल, तो मामलात जो हैं वो इस नहज पे ना पहुंचते जहां आज पहुंचे हुए हैं, चीज़ें इतनी मलाइन ना होती।
तो ये अपॉर्चुनिटी आप नहीं समझते राना साहब, इसमें आप बैकफुट पे भी गए हैं। मौलाना साहब अपना धरना लेके आए थे पार्लियामेंट के बिल्कुल ऐन सामने और आपसे कहा कि रेफरेंस आप लोग फाइल करें। वो रेफरेंस कहाँ है? अगर आप लोगों के इतने शिकवे भी थे तो आप लोग इस पे थोड़ा डिफेंसिव नहीं हो गए? जहाँ तक आपकी एग्रेसिव अप्रोच रही तकरीरों तक, वो रेफरेंस रास्ते में कहीं रह गया? देखिए, बड़ी जो उसकी जो अगर मैं मिसाल दूं तो जिस तरीके से रजिस्ट्रार साहब ने जुडिशल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, तो इस मेरे ख्याल से ये प्रिडिक्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि अगर रेफरेंस फाइल भी कर दिया जाता तो उसके साथ भी क्या होता, क्योंकि अब कहा यह जाता है खबर कि तो ये होती ना कि हुकूमत ने रेफरेंस तो फाइल कर दिया, बाकी फिर आपके पास ये जवाब होता कि आप बोलते कि भाई उस पर सुनवाई नहीं हो रही या उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन आपने अपने हिस्से का काम भी तो नहीं किया। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमने तो अपने हिस्से का काम किया। हमारे हिस्से का काम था लेजिस्लेशन, वो हमने की और आईनी तरीके से की, मेजॉरिटी के साथ की, लेकिन उसको भी जो है ब्रेकें लगा दी गई। तो हमने तो अपने हिस्से का हर काम किया जो हमें समझ लगा कि करने वाला है, लेकिन उसको हर जगह रद्द किया गया और उसकी अपॉर्चुनिटी रेजोल्यूशन की सुप्रीम कोर्ट के पास थी। अगर वो रेजोल्यूशन विदिन अपने जो दरारें थी वो कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हसन रज़ा पाशा साहब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह गए और मैं चाहूँगा कि हमारा जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है हम उस पर बात करें कि एक ख़ास शख्स से मुतालिक जब ये बात आई तब ही क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, जबकि ये मामला इस वक्त ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मेरे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे पूछते हैं कैसा आखिर हो क्यों रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हसन रज़ा पाशा साहब ने यह नुक्ता उठाया कि एक ख़ास शख्स से मुतालिक जब ये मामला आया तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनना शुरू कर दिया। कल के दिन हसन रज़ा पाशा साहब एक मामला ये भी उठाया जा सकता है, जहां हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात करें मेरी नाक़िस राय में कि ये मामला ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में भी इस वक्त ज़ेर समात है, तो इसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो इलेक्शन के मुकदमे के साथ किया गया कि हाई कोर्ट्स में चल रहा है, उसे टेकअप कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी एक जवाज़ है कुछ लोगों का बेंच से इख्तलाफ करने का। ये एक ख़ास बंदे के लिए क्यों ऐसा होता है कि जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें भी मामला चल रहा है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं हम देख लेंगे, हमें संभालने दो। देखें उबैद साहब, नॉर्मली इस तरह नहीं होता और जब भी आला अदलिया के जजेस साहिबान को ये पता चलता है कि ये किसी हाई कोर्ट में मामला ऑलरेडी टेकअप किया जा चुका है तो फिर वो उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेते और कहते हैं जी कि वहाँ से रेलेवेंट फोरम है और वहाँ पे पेंडिंग है, वहाँ से फ़ैसला हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब भी आपने देखा कि जब भी एक स्मूथ वर्किंग में और एक मामला जो अपने डगर पे जा रहा है उसको जब डेविएट किया जाता है और चेंज किया जाता है रास्ता, तो फिर उंगलियां उठती हैं और फिर एतराज़ होते हैं। नेचुरली जब आपने देखा होगा कि जब ये इलेक्शन वाला फ़ैसला हुआ तो उसमें यही बात इन्हीं पे एतराज़ किया गया जी कि जब हाई कोर्ट में 2 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग था तो आपने क्यों 184(3) में इसको लिया, तो अभी तक उस पर एतराज़ात उठ रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि उसका वेट कर लेते और फिर हफ्ते बाद या 10 दिनों के बाद 185 में आके मामला फिर इस ऑनरेबल कोर्ट के पास आ जाता और फैसला हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप स्मूथ वर्किंग में जो डेविएशन आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, उंगलियां उठती हैं, एतराज़ात होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो ये कानून बनाया गया, ये रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट, इसमें एतराज़ किया गया जी कि ये 2 बंदों के लिए इंडिविजुअल स्पेसिफिक कानून बनाया गया है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और तरीन साहब के लिए। तो ये अब बात ये है कि 1952 में आर्मी एक्ट उसकी प्रोमलगेशन हुई, वो मार्ज़ वजूद में आया। 67 में ये तरमीम आई कि 21D सेक्शन 21D में कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। उसके बाद कितना अरसा गुजरा, कितनी हुकूमतें आई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और पौने 4 साल जो पिछले थे। पाशा साहब, पीटीआई के जो दौर था उसमें तकरीबन 25 लोगों की जो सजाएं थी उसकी तौसीक हुई। अब तक कोई तकरीबन 70 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए हैं। कभी किसी अदालत ने जो है नहीं पूछा, ना सवाल किया, ना कुछ किया, लेकिन अब जब फ़र्द वाहिद से मुतालिक बात होने जा रही है तो हसन अयूब साहब भी मुझे मेरे ख्याल में बेहतर समझा सकेंगे। हसन साहब,
क्या होने जा रहा है? मतलब मर्सिडीज इसी काम के लिए रह गई है, कोई और काम भी करना है उसमें? देखिए, इदरीस खटक साहब का केस जो है वो आपके सामने हाँ जी। है, यानी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसमें अब यहाँ पर जो चैलेंज कर दिया गया है, तो ये माजरत के साथ यहाँ पर जो है वो बेंच फिक्सिंग के हवाले से और मैच फिक्सिंग के हवाले से जो तासर है वो बहुत तकवीत पकड़ चुका है। और दूसरी बात, अब कल जो 9 रुकनी बेंच बैठेगा, इसमें जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब भी बैठे हुए होंगे। अब इनका मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइसा भी हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी हैं। तो मुमकिन है कि वो कहें जी कि इनके मामले तो हम कंप्लेंट सुन रहे हैं, तो हम तो इनके साथ बेंच का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो पॉसिबिलिटीज बड़ी हैं कल के हवाले से। कल देखें, अभी चीफ जस्टिस ने बजाय जो लोग कई लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि उन्होंने बेंच के अंदर चीफ जस्टिस के ने अपने साथ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बिठा लिया। तो मुमकिन है कि ये जजेस जो हैं ये रिक्यूज करें और कल ये बेंच जो है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है शायद फिर इसकी नंबरिंग शायद ये न रहे। ठीक है, अगर फुल कोर्ट बनाते ना तो फुल कोर्ट की बात और थी। फुल कोर्ट के अंदर भी जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब के साथ बैठने पर जजेस एतराज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक साबिक जो है वो जो थे, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर, उनके साथ ऑडियो लीक्स आई हुई हैं। और फिर एक ऑडियो लीक है जो कि फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान थी, जिसमें एक ट्रक का हवाला था। और अब सबको मालूम है कि ट्रक जो है वो 1 बिलियन रुपीस को कहा जाता है। ये जो स्लैंग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर, इसमें शायद आपको भी मालूम होगा कि पेटी जो है वो 1 लाख है और जो खोखा है वो 1 करोड़ है। इसी तरह ट्रक जो है वो 1 बिलियन। इतनी महंगाई में हसन साहब हम तो पेटी तक ही रह गए हैं, ट्रक तो हमारा हाथ नहीं पड़ता सर। हम तो हजारों में खेलते हैं। बात यह है कि लाखों करोड़ों वाली बातें तो बात की है, लेकिन जो हकीकत है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात जो मेन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था, जी जी। वो ये है कि जैसे पाशा साहब ने फरमाया कि बिल्कुल जो 1956 का जो आर्मी एक्ट मौजूद है उसमें सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जिक्र मौजूद है। और सिविलियन का ट्रायल जो है वो कब होगा? जब वो इंट्रूडर होंगे, किसमें? जब आर्मी की तंसीबात के ऊपर जाए, जैसा हमला हुआ 9 मई का वाकया, वो पाकिस्तान के लिए 9/11 है। 9 मई को छोटा वाकया नहीं था, और उसमें मुलविस अफराद का अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है तो ये कोई नाइंसाफी नहीं है। अच्छा, इसमें मेरी नाक़िस साहब में जहाँ तक मैं इसको देख सका, इसमें राइट टू अपील भी है। सनदा पाशा साहब, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा मामला, राइट टू अपील भी रहता है ना? फिर पहली अपील तो जी आर्मी चीफ को है ना जी, पहली अपील तो आर्मी चीफ है, चीफ आर्मी स्टाफ को है। बिल्कुल। और फिर सेकंड अपील जो है वो उसमें आप हाई कोर्ट में जाते हैं, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, यकीनी तौर पर हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो नंबर चेंज वाली बात कर रहे हैं राना एहसान साहब, हसन अयूब साहब, इसको सुन के आपने फिर आगे के मामला तय करना शुरू कर दिए? फिर आपने कहना ये 4-3 था, ये 3-2 था, या इस तरह की आपके पास एक जवाब तो बच जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में? चलें, ये तो अच्छा हुआ ना इस सारी सूरत हाल में। देखिए, हमें तो गिनती आती है, बड़ी आसान मैथ होती है 4-3 वाली या 3-2 वाली। ये गिनती सुप्रीम कोर्ट भूल गई, जो कि अफसोसनाक है। एक मैं जरूर पॉइंट कहना चाहता हूँ। देखें, यहाँ बहुत कहा जाता है कि ये इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का कि 184(3) के तहत उसको मोटर ले और बेंच अपनी मर्जी से बनाए। इस चीज के बावजूद कि लेजिस्लेशन होगी, उसको आपने स्टे ऑर्डर या गोलमोल जो भी कर दिया। लेकिन देखें, जो पोलराइज्ड माहौल इस मुल्क के अंदर बना हुआ था, जो कि कल्मिनेट हुआ 9 मई के अंदोनाक, जिसको 9/11 कहा जाता है, उस वाकयात में, वहां सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, चीफ जस्टिस के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने इस्तेहकाक को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते और मामलात को ठंडा कर देते, फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के या फुल बेंच जहां कहा जा रहा था कि बना दिया जाए। वो अपॉर्चुनिटी चीफ जस्टिस साहब ने इस्तेमाल करना पसंद नहीं की। उन्होंने अपने इस्तेहकाक को ज्यादा अहमियत दी और इस पोलराइजेशन को तकवीयत पहुंचाई। ये अफसोसनाक चीज है कि जहां हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए, वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, वहां अपने इस्तेहकाक को ज्यादा वजन दिया गया और जो मुल्क के अंदर एक पोलराइज्ड माहौल था उसको और गर्म किया गया। ये अफसोसनाक चीज है। बाकी देखें कल क्या नंबर गेम होती है, कल पता चल जाएगा। लेकिन सर, जब लाखों लोग आपके लिए दुआ कर रहे हों
और जो है इसके अलावा आपके लिए आपकी सास भी जो है वो झोली फैला फैला के दुआएं कर रही हों, तो फिर जाहिर है फिर क्या इस्तेहकाक, फिर आपके इस्तेहकाक ही रह जाते हैं, बाकी आपने फुल कोर्ट की तरफ कहाँ जाना होता है। हसन अयूब साहब, वो एक पौधा लगाया था सब ने मिलके, वो तनावर दरख्त में बदला, उस पर कोई मोहब्बत का फल आया या उसकी जड़ें खोखली पड़ गई, क्या हुआ उसके साथ? कल उसका पता चल जाएगा, उस दरख्त का फल पता चल जाएगा हमें। नहीं, वो जो एक्चुअल फिजिकली दरख्त जो लगा था, प्लांट लगा था, वो तो बेचारा मुरझा गया, कब का ना करें पड़ी है, पानी बेचारे को देते भी नहीं। हाँ हाँ, उसकी तो हालत ही कोई नहीं है। लेकिन जो दूसरी आप कह रहे थे, वो तो बेसिकली देखिए एक आई वॉश था, जो इस वक्त इनके दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं, फासले आ चुके हैं। ये आपका क्या ख्याल है कि वो 5 मिनट इकट्ठे होकर जो है टॉकिंग टर्म्स खत्म हो हुए थे, फिर दोबारा जो है वो कैमरों को दिखाया गया कि हमारे टॉकिंग टर्म्स बहाल है, क्योंकि एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। तो ये बेसिकली बात ये है कि बड़े ही फासले आ चुके हैं और बड़ा डिवीजन आ चुका है, और उससे नुकसान किसका हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और जो इलेक्शन के हवाले से 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला दिया था, जो फैसला तो असल में 4-3 का था, जिसको इन्होंने जबरदस्ती 3-2 का बनाया, उससे क्या फायदा, उससे क्या नुकसान हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की मॉरल अथॉरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो गई। अब जो है वो एक ऐसा रास्ता खुल चुका है कि अगर मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ सपोजिटली कल इसको स्ट्राइक डाउन कर देता है कोई बेंच, एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई ऑर्डर दे देता है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने देखिए, उन्होंने मुल्क का दिफा करना, उसका रेफरेंस बड़ा तगड़ा था। उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हो, आईने पाकिस्तान है, जिसका भी हसन रजा पाशा साहब ने हवाला दिया। जी बिल्कुल, तो उसमें आप हर चीज के अंदर, हर एक्ट के अंदर जो है सिर्फ अपने एक फर्दे वाहिद के लिए जब आप उसको जो है उसमें छेड़छाड़ करेंगे, तो देखिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत है। तो इसलिए जो एक्ट्स हैं, जो कानून है, वो कानून और ज़ाब्ता सबके लिए बराबर है। एक आदमी के लिए अगर सहूलतकारी आप करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल है कि कौम भी जो है अपने एक इदारे के साथ है, और जो 9 मई को हुआ, उससे जो हमारे 14 की जो यादगारों के साथ हुआ, तो उससे जो है ना लोगों के अंदर एक गुस्सा जो है वो पाया जाता है। और ये मत भूलें कि 16 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है, जो 16 सितंबर से पहले जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश अगर बिल पर इसमें कुछ अगर ये फैसला दे भी देते हैं, तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ठीक है, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं हसन रजा पाशा साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि मुझे ब्रेक के लिए कह दिया जाए। हसन रजा पाशा साहब, जिस तरह से हसन अयूब साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने सुन लिया, आपने खुद हवाला दिया 52 का ये एक्ट है, फिर 67 की तरमीम के जरिए इसमें ये मौजूद है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो हो सकेगा। अब क्या ये जो बेंच है, ये 9 रुकनी हो, 6 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, जितना भी हो, क्या यह पार्लियामेंट को ये कहेगा कि जनाब ये क्योंकि इस कानून में ये चीज़ मौजूद है और ये क्योंकि फ़र्द वाहिद को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप ज़रा मेहरबानी करें, आप ज़रा कानून साजी करके जल्दी से लाएँ, शाम 5-6 बजे तक हम बैठे हुए हैं। अब फिर यही रास्ता रह गया और तो कुछ नहीं बचता। देखें उबैद साहब, एक और चीज़ मैं आपके तवज्जो से नाजरीन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि 2015 में गालिबन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एक केस था, जिसमें भी आर्मी एक्ट को चैलेंज किया गया, और वो 17 रुकनी बेंच ने सुना और 11-6 की रेशो से फैसला आया था, और वो डिसमिस कर दी गई थी पिटीशन। और उन जो 6 जजेस में शामिल थे जनाब जस्टिस ख्वाजा साहब, जिन्होंने अब जो पिटिशनर बने हुए हैं, बड़े क्रेडिबल नेम है, और बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशल हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे जज के तौर पे इनको याद रखा जाता है, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब। तो ये पहले 17 रुकनी बेंच इसको सुन चुका है और इस पर फैसला भी दे चुका है। ये चीज़ भी शायद हियरिंग के दौरान सामने आएगी कि सेम प्रेयर पे फैसला एक सादर कर चुका है, और 17 रुकनी बेंच, और अब 9 रुकनी बेंच जो है वो दोबारा उसको टेक अप कर रहे हैं। ये भी एक बात मेरा ख्याल है कि कल इस पे भी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले मौजूद हैं, जब सामने आए लोग गए तो 74 लोगों को एक छोड़ा, 100 से ज्यादा लोगों को एक मरतबा छोड़ा, तो राइट टू अपील में भी फिर ये मौका मौजूद है। इसका जवाब क्या होगा कि इसको अक्सर मुस्तरद खत्म कर दें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारे की सारे अपील्स अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, उन पे फैसला अभी तक नहीं आया, उनको फिक्स नहीं किया। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उस वक्त के जो थे उन्होंने उनको बरी कर दिया था, तो उस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील की जो कि सस्पेंड कर दिया उनका ऑर्डर, और अभी तक वो पेंडिंग है। वो इंतज़ार कर रहे हैं फैसले का कि हम बरी हो चुके हैं, अभी तक हम बैठे हुए हैं। लेकिन चलें, बहरहाल ये कि फ़र्द वाहिद के लिए मामला अगर सेट होते हैं तो फिर बाकी जितने लोग हैं वो भी उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हमारे लिए अभी कुछ ना कुछ हो जाए। मुझे एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, आप जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अगर ये फैसला, आपने एक अजम्पशन पे बात की कि अगर कोई बेंच हो 2 रुकनी, 3 रुकनी, 4 रुकनी, 8 रुकनी, 9 रुकनी, वो कहता है कि जी नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हो गया ये मामला और बस ख़त्म, अब नहीं हो सकता। आपने उसके साथ एक जुमला कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। मैं ज़रा इस जुमले की तशरीह चाहता हूँ। सर, फैसले पर अमल दरामद किस तरह होगा? देखें, बात यह है कि आपने देखिए, एक ज़ाब्ता एक कानून है ना, उसमें बहुत से ऐसे मुकदमात होते हैं जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और उसके बाद आप रिव्यू फाइल कर देते हैं। आप रिव्यू फाइल करने के बाद आप कहते हैं जब तक रिव्यू का फैसला नहीं होता तब तक जो है वो अमल दरामद नहीं करते, क्योंकि वो फैसला इनफील्ड होता है। तो अभी देखें, अभी तो ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, अभी बड़े अप्स एंड डाउन आने हैं। आज तो आप समझ लें आज फैसला नहीं होना, कल तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम नोटिस कर देंगे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो ये नोटिस करें। तो नोटिस करने के बाद फिर इनको जवाब दिया जाएगा, जवाब के ऊपर फिर जो है वो केस स्टार्ट होगा। पहले तो जो ये दरख्वास्तें हैं इनके काबिल समात होने के ऊपर जो है वो एतराज उठेगा। तो अभी वो कहते हैं कि वो जो आप समझ रहे हैं कि ये फैसला फिल पूरा जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। इनको जो सिविलियन का ट्रायल है, देखिए सिविलियन को आम शहरी का ट्रायल उठाकर तो जबरदस्ती उसको जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जाया जा रहा। ये उन लोगों को लेके जाया जा रहा है जिन्होंने जो है वो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस थे, जिन्होंने एक साजिश की, एक बाय डिजाइन बाय प्लानिंग के जरिए पाकिस्तान के जो डिफेंस के अदारा है उसको टारगेट किया और पाकिस्तान के शोधा को जो है उनके जो यादगारें थी उनको तबाह किया। तो ये आपको क्या लगा है कि ये तो इसकी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं और ये वहीं जाएंगे। और साथ ही एक ख्वाहिश थी, और इसमें इसके पीछे एक ख्वाहिश थी कि जो है वो इदारे के अंदर एक न्यूट्री हो जाए। यार को मजाक है, ये पाक फौज है, एक डिसिप्लिन इदारा है। अगस्त 2022 में भी वो शहबाज गिल के जरिए कोशिश की गई थी, तो बहरहाल इस तरह की कोशिशें तो आपके सामने ही है। साहब क्या होता है उसका रैंक एंड फाइल के अंदर जो है वो तफरीक डालने के लिए। मैं जरा राना साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। राना साहब, इमरान जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जो बयानात हैं वो उनके लिए आज तक एक ना, आप कह लीजिए उनका पीछा करते हैं। हम बार बार चलाते हैं, अब तो खैर नहीं चला सकते, चलाते थे, दिखाते थे कि देखें ये कहा यू टर्न ले लिया, ये कहा यू टर्न ले लिया। अब आप आज जिस तरह जिस जोश व खरोश से इस मामले का ताक़ुब कर रहे हैं, आप समझते हैं, क्योंकि आपके इत्तेहादी भी इस मिलिट्री कोर्ट के मामले पे आपके साथ नहीं है, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में गुजरांवाला में आपकी कोई रैली हो, जलसा हो, मुझे क्यों निकाला कोई कहे और बाकी बोलें आज ही इसको लेकर आओ इधर, तो आप ये रास्ता खोलना चाहते हैं? देखिए, अगर तो आइन के अंदर ये मौजूद है कि फौजी तनसीबात पे अगर कोई भी हमलावर करता है, अगर वो सिविलियन है, तो उसका जो है ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा, ये अगर आइन का हिस्सा है, तो फिर इसको तब्दील करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप इस पे तनकीद कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आइन इजाजत देता है अगर 25 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ या मिलिट्री कोर्ट में वो ले जाए गए पीटीआई के दौर में, तो तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो ना एतजाज एहसन ने बोला, ना उनके लॉयर खोसा साहब ने बोला, किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना शीरी मजारी ने बोला, वो ह्यूमन राइट्स की तब मिनिस्टर थी, ना इमरान खान ने बोला। तो वही उसी कानून के मुताबिक वही कानून जो है आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये तो बड़ा सिंपल मामला है। हाँ, ये जरूर इशू है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है, तशरीह करता है कानून की, तो उसका ये हक नहीं है, उसको इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो आइन को अमेंड करे, क्रिएट करे या रीराइट करे। तो अगर उस पहराई को क्रॉस नहीं करता, जिसका 63A के वक्त तो इंटरप्रिटेशन में उन्होंने रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो की, चाहते हैं कि सितंबर से पहले वो इस मामले को भी रीराइट कर दें और वो बोलें कि नहीं भाई ये हम कह रहे हैं यही होगा, तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है? आप क्या करेंगे? क्योंकि 63 वाले मामले को जब किया तब तो आपने हथियार डाल दिए थे।
देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा ना, ये इस्तेहकाक जो है ना, ये इमरान खान को लेके बैठ सर मैंने तो गलती से नाम ले दिया था राणा साहब, आप बार बार नाम ले रहे हैं, सुबह इस्लामाबाद से नोटिस आ जाएगा, मेहरबानी करें। नहीं, मैं तो सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये जो इस्तेहकाक था एक बड़े आदमी का जो कोर्ट में बैठे हैं, वो इस्तेहकाक ने इमरान खान को मरवा दिया। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये हसन साहब इन्हें समझाएं कि ये कितना हसास और नाजुक मामला है। हसन अय्यूब साहब, अबू कासिम कह दें, चेयरमैन पीटीआई कह दें, या बस वो ना कहें जो हैं, कह दें, या टैलियान के पापा कह दें, कुछ भी कह दें। अभी आप ही संभालेंगे। हसन रजा पाशा साहब की तरफ चलता हूं। हसन रजा पाशा साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, 63A वाला जो मामला है जिसकी बार बार राणा साहब मिसाल दे रहे हैं, अगर वो तय कर लें कि भाई हमने इस पर्टिकुलर इशू के साथ भी यही कुछ करना है, हमारा मूड ये है, हम किसी भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी या पता नहीं कोई और डिक्शनरी आई डोंट नो एग्जिस्ट करती है, मेरा ये सब्जेक्ट बड़ा वीक है, तो वहाँ से वो निकालें और बोलेंगे जी देखें ये ख़त्म हो गया मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, तो फिर क्या कर लेंगे? देखिए, ये आइन में ये नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो फैसला करेंगी। 2019 में जो आई थी, और पहले वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए 21वीं अमेंडमेंट में ये बात आई थी कि वो पेशावर APC हमले के बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि 2 साल के लिए आइन में ये गुंजाइश दी गई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो दहशत गर्दों का केस ट्रायल करेंगी, लेकिन वो 2 साल गुजरने के बाद वो ख़त्म हो चुका है। लिहाजा आइन में इस वक्त ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स काम कर सकती हैं या मिलिट्री कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। ये आर्मी एक्ट है 1952 का, जिसमें 1967 में सेक्शन 21D में अमेंडमेंट करके ये बात लाएगी कि आर्मी जो कोर्ट्स हैं वो सिविलियंस का ट्रायल करेंगी। तो इसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए ये तीनों पिटीशंस फाइल हुई हैं, जिसमें जवाद ख्वाजा साहब की भी है, एतजाज़ एहसन साहब की भी है, और कोई करामत अली साहब हैं उनकी तरफ से है। तो ये इस हवाले से है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हसन अस्करी साहब ने एक ख़त लिखा था, 5 साल गुजार दिए, और उस ख़त की बुनियाद पे उनका आर्मी कोर्ट में ट्रायल हुआ और 5 साल के बाद वो रिहा होके अब बाहर आए हैं। उस वक्त किसी भी इंसानी हकूक़ की तंजीम ने या किसी और शख्सियत ने उसको चैलेंज नहीं किया कि इस बेगुनाह का क्यों ट्रायल किया जा रहा है। इसने ख़त ही लिखा और क्या किया है। इस तरह के 25 और मुकदमात थे जिनमें सज़ाए मौत भी दी गई और बाकी सज़ाएँ भी दी गई, लेकिन उनका भी किसी को कोई ख्याल नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये क्यों ट्रायल किया जा रहा है, इसको ख़त्म करें। और उससे पहले भी यही सिलसिला चलता रहा। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि अगर आज आप लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये जो जजमेंट रिव्यू एंड ऑर्डर रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो है ये पर्पसली स्पेसिफिकली कुछ इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है, तो फिर ये भी पिटीशंस क्या एलीट क्लास के किसी बंदे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं? या तो फिर आम आदमी को आप हर दफा ये जिन मामलात की बात करें, हसन रजा पाशा साहब, हसन अय्यूब साहब, ये तो उस वक्त वो कहते थे ना अब्बू हैं और वो पता नहीं क्या क्या कह के और हर चीज़ उनके लिए जायज़ करार दे देते थे। अब जब खुद की बारी आई है तो पता चल रहा है उनको। देखिए, बात ये है, पाशा साहब बहुत सादी बात कर रहे हैं। अभी आप देख लेंगे 2.25 साल से आपको नजर नहीं आ रहा भाई, वो लाडले हैं, वो डार्लिंग है अदालतों के। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी तो मर्सिडीज जो है उनको खुसूसी तौर पर हदायत की गई थी उनको प्रिजनर्स की वैन में नहीं लाना। तो अभी ये जो चीजें हैं कि एक दिन पहले वो जाके मुलाकात करते हैं लतीफ खोसा साहब से, और अगले दिन लतीफ खोसा साहब आके चीफ जस्टिस से मिलते हैं, और नेक्स्ट डे जो है वो उन्होंने केस को फिक्स कर दिया। मेरे ख्याल से एक दिन छोड़कर जो है दूसरे दिन वो फिक्स कर रहे हैं। आपको एक बात खबर देता हूं मैं, प्लीज। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि हम इन एप्लीकेशंस को टेकअप करेंगे आफ्टर ईद, लेकिन ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की, माजरत के साथ टैलियन के पापा की। हाँ। उन्होंने जो है लतीफ खोसा से जो है वो जिक्र किया, और उन्होंने आकर जो है आके चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के सामने ये जो है सारी बात रखी, और उसके बाद उन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया है। और आप एक और बात बताऊं आपको, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि हम टेकअप करेंगे ईद के बाद। तो अब जब कल यानी 22 तारीख को जो डीजी हैं, जो डीजी लीगल हैं GHQ के,
उनकी ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल थी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि ईद के बाद ये एप्लीकेशन टेकअप होंगी, लेकिन इतनी हेस्ट के अंदर इन एप्लीकेशन को टेकअप कर लिया गया है कि अब कल जो है वो 9 मेंबर बेंच जो है इस केस की समाअत करने के लिए बैठ रहा है। तो ये तो यहाँ पर इंसाफ इस तरह फास्ट ट्रैक होता है किसी एक खास आदमी के लिए, और दूसरे बंदे का कोई आम आदमी का केस हो तो 56,000 से ऊपर जो है वो पेंडेंसी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये तो सूरत हाल है, ये है हमारा दौरा मेयार। फिर कहते हैं कि जी अदलिया में पाकिस्तान के इंसाफ की फराहमी का जो नंबर है वो दुनिया में आखिरी नंबर पर क्यों आ रहा है। जब हम इस तरह करेंगे, इंसाफ सिलेक्टेड इंसाफ देंगे और किसी सिलेक्टेड आदमी के लिए जो है वो पिक एंड चूज करेंगे, तो फिर आपके इंसाफ का मेयार फिर यही होगा। हाँ जी, रेलेवेंट केसेस में इरेलेवेंट रिमार्क्स भी आ जाते हैं, कहीं की बात हो रही होती है, फिर कहीं से किसी चीज़ को लाकर दोबारा जो है वो रेलेवेंट भी बना लिया जाता है। अच्छा जी राना साहब, मैं तो आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपके साथ पता नहीं क्यों सांसों की दुआएं नहीं है, आपके साथ आजकल ये हाथ क्यों हो रहा है, लेकिन बहरहाल मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। मैं चाहता हूँ आपकी सांस भी आपके लिए दुआ करें। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।